पोजीशन और वेक्टर से पहले सिंपल थोड़ा थोड़ा मतलब वेक्टर तो सबको आता ही होगा, बेसिक्स है ना, टेल हेड है ना, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पोजीशन वेक्टर वगैरह थोड़ा सा बता दे देता हूँ क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो पोजीशन वेक्टर का यूज किसके लिए करते हैं, जनरली किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, है ना। सो मान लो एक यहाँ पे P पॉइंट है, x1 या जो मर्जी ले लो, x y z ले लो, है ना, ये एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है सर, एक पॉइंट है। तो ओरिजिन से जो वेक्टर जाएगा, कहाँ से, ओरिजिन से जो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बात करते हैं ना। तो ये जो ओपी वेक्टर दिख रहा है आपको, ओपी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, है ना। कोई भी पॉइंट स्पेस में हो, है ना, उसको अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो उसको कहाँ से जोड़ेंगे, ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से जोड़ेंगे। तो ये जो ओपी वेक्टर दिख रहा है आपको, उसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखेंगे उसको, पोजीशन वेक्टर को, ओपी बराबर, है ना। तो अगर कंपोनेंट की बात करें, है ना, तो आपको दिख ही रहा है कि ओपी वेक्टर, है ना, यहाँ से, ये मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ओरिजिन से अगर यहाँ आपको चल के आना है तो कैसे आएंगे, ये x, ये y, ये z मान लो, तो x में कितना चलना पड़ा, x यूनिट, y में कितना चलना पड़ा, y यूनिट, और z में कितना चलना पड़ा, z यूनिट। अब उसको मुझे अगर वेक्टर में दिखाना हो, है ना, तो वेक्टर इज ऑल अबाउट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो उसको हर जगह क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, है ना, और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन देने का काम किसका है, यूनिट वेक्टर का काम है। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बोलो ये हो जाएगा क्या। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे क्या, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। लिखो जल्दी, फटाफट लिखते जाओ, जल्दी जल्दी एकदम, मेन टॉपिक आएगा तो आराम से करेंगे। लिख लिए क्या, तो ये क्या हो गया अपना पोजीशन वेक्टर हो गया बेसिकली। लिखो पोजीशन वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, उसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, है ना, ऑफ पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट ए एंड बी, इसका लिखना मुझे पोजीशन वेक्टर। ये मान लो है x1 आई कैप, सॉरी ये x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ये दोनों का पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है ना। पोजीशन वेक्टर लिखना मतलब इंडायरेक्टली क्या लिखना है, एवी वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है, एवी वेक्टर। एवी वेक्टर कैसे लिखेंगे बोलो, हमेशा क्या लिखते हैं, है ना, वो तो चलो बाद में, चलो ये हो गया ओवी वेक्टर, और ये क्या हो गया, ओए वेक्टर। ये हो गया ओवी वेक्टर, ये क्या हो गया, ओवी वेक्टर। तो जब भी वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, ऑलवेज याद रखिएगा। जब भी वेक्टर लिखते हैं, ये वेक्टर तो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, बीच में क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी जो माइनस होगा तो कैसे होगा, कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर को अगर आपको प्लस माइनस करना तो सेम डायरेक्शन में होगा ना, कि 2 यूनिट इस तरफ फोर्स है, 3 यूनिट इस तरफ फोर्स है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। डिफरेंट डायरेक्शन तो नहीं ऐड कर सकते, है ना। तो x1 का x1 के साथ तो कितना हो जाएगा बोलो, x2 माइनस x1 कितना आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर।
डन। हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड क्या कहता है कि मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है ना, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, इसको ऐड करना है, आपको ज्वाइन करना है। तो क्या कहता है रूल, भाई टेल से टेल को ज्वाइन कर दो। नहीं, टेल हेड, टेल टू टेल किस में करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड में, है ना। मैं तो इतना टेल हेड मुझे भी समझ में नहीं आता, सीधा सीधा क्या बोलता हूँ, आप तो क्लोज फिगर बनाओ। क्या बनाओ, हमेशा क्लोज फिगर, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका बी वेक्टर है ना, और इधर ले लूँ ए वेक्टर, क्या ये मेरा क्या है ए वेक्टर, क्योंकि ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात तो एक ही है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, बी ने यहाँ पर ख़त्म किया, फिर ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म किया, दिस इज द टोटल फाइनल, है ना। तो अगर मैं इनिशियल फाइनल को इनिशियल से ज्वाइन कर दूँ, ए बी सी, अरे सर नो, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए कितना सी वेक्टर, तो वेक्टर इज ऑल अबाउट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत सारे तरीके हैं, ये समझ में नहीं आता है। किसी भी क्लोज फिगर में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, किसी भी क्लोज फिगर में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हमेशा जीरो। मैं तो वही लगाता हूँ, कहीं से घूम जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी मर्जी, ऐसे घूम जाओ, तो ए से सी गए, कितना चला सी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सी वेक्टर, सी से बी चला, ओए ए गधेड़े, माइनस है वेक्टर, इसका डायरेक्शन ए का इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ से यहाँ चला तो माइनस बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो। सी बराबर कितना हो गया ए प्लस बी वेक्टर, है ना। है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्लोज फिगर में जीरो होता है, बात खत्म हो गई। चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, इससे मतलब नहीं। डन, है ना। अब पैरेललोग्राम मेथड बोलता है, मुझे तो उतना यूजफुल लगता नहीं है ना, इसलिए मैं उसके बारे में बात भी नहीं करने वाला। चलो एक मिनट बता देता हूँ, ये मान लो वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट वेक्टर्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये भी ए हो गया और ये भी कितना हो गया बी हो गया, है ना। तो ये दिख रहा है डायगोनल, ये क्या आ जाएगा, इसका सम कितना आ जाएगा ए प्लस बी, नॉट यूजफुल, फिजिक्स में यूजफुल होगा, मैथ में इसका कोई जरूरत नहीं है, सिंपली लॉजिक याद रखना कि कितने भी वेक्टर्स देते हैं ना, दो चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो, दूसरी चीज़ अगर ए इनिशियल है सी फाइनल है ना, तो किसी भी रास्ते से जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सेम, है ना। तो अगर मैं इस रास्ते से गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया सी, अरे सर नो, और अगर मैं इस रास्ते से गया था डिस्प्लेसमेंट कितना आया बी प्लस ए, अरे सर नो। तो बस ये दो तरीका ध्यान रखो, बाकी कुछ लेना देना नहीं, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने एक पेंटागन बना दिया, सीधा मैं पेंटागन ही ले रहा हूँ, एक पेंटागन बना दिया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी, है ना। तो मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल है ना, इसको मान लेता हूँ फाइनल एफ मान लेता हूँ, है ना, फाइनल वेक्टर। तो जो चीज़ ध्यान रखना, एक मैंने क्या सीखा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जीरो,
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0 प्लस दूसरी चीज फाइनल माइनस इनिशियल है ना, फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी रास्ते से जाएंगे क्या होगा सेम ही होगा क्या, तो क्या बोल सकते हैं कि जो बाकी वेक्टर्स का सम होगा वो डायरेक्ट एफ के बराबर नहीं हो जाएगा, जिसने इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन किया है ना और एक दूसरा लंबा रास्ता लेके गए आप इनिशियल से फाइनल से, दोनों क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, बीच में आपने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं। तो अगर मान लो ये इनिशियल पॉइंट है और ये मान लो फाइनल पॉइंट है, तो ए से एफ जाना हो तो मैं ये रास्ता से भी जा सकता हूँ ना, तो कितना कवर करूंगा एफ वेक्टर, और अगर इस रास्ते से गया तो कितना कवर करूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस, गड़बड़ किया क्या, अरे उल्टा लिख ऐसा करो सीधा से क्या हो जाएगा प्लस टी, समझ में आ रही बात, समझ में आया। हाँ तो पूरा फोकस डिस्कशन पर रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब खत्म है ना, कुछ रटना उटना नहीं, सीधा फोकस रखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो सबसे इजी होता है, वो सबको आता है फिजिक्स में कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना। अगर यहाँ पे इधर होता तो डी ऐसे लेता तो क्या होता है यहाँ पे माइनस डी, क्लियर है ना। हाँ ए इधर कर दूं तो माइनस है, एकदम रेडी, डायरेक्शन रेडी रहना है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर उसी में जा रहे हैं तो प्लस, उल्टा जा रहे हैं तो माइनस, बात खत्म हो गई है ना। देखिएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट देखिएगा जीरो वेक्टर, उसको नल वेक्टर भी बोलते हैं है ना, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। डन, हाँ लिखिएगा क्या होता है मैग्नीट्यूड, जीरो लिख लो, मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एंड एनी आर्बिट्ररी, नो डायरेक्शन ही बोलेंगे, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट है, ये जीरो वेक्टर है, अब इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है भाई, तो नो डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन बोलेंगे। सेकंड लिखिएगा यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इसका यूज क्या है डायरेक्शन देने के लिए, इसका यूज क्या है डायरेक्शन। अब देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तुम अगर समझ लो कि जेई का पॉइंट स्टार्ट हो गया क्वेश्चन आना है ना, सबसे दुनिया में किसी भी वेक्टर को लिखना है, इसमें मैं बोलता था किसी लाइन को लिखना है तो क्या क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप चाहिए, किसी सर्कल को लिखना है तो सेंटर और रेडियस चाहिए है ना, उसी तरीके से अगर दुनिया में किसी भी वेक्टर को लिखना है तो क्या क्या चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना, मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ है ना, क्या क्या चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मॉड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया मॉड है, और डायरेक्शन कौन देता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कौन देता है यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर की तरफ डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर क्या होगा एक है, एकदम याद रख लो, मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगता है इजी है, बच्चे यूज नहीं कर पाते जब सवाल दो तो है ना, सीधी सी बात है वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन देता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या आ गया देखो, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन से क्या होगा सेम होगा, फर्क कहाँ रहेगा मैग्नीट्यूड का, मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया 1 हो गया बराबर, क्योंकि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल।
आई जे के सबको पता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स की तरफ आई, वाई की तरफ जे, जेड की तरफ के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका, है ना। इस पर सवाल करा दूं क्या? सवाल लिखो। फाइंड a vector, find a vector of magnitude, find a vector of magnitude root 7, find a vector of magnitude root 7 in the direction of vector A, in the direction of vector A, in the direction of vector A. इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, √7 हो। बेसिक दिमाग लगाओ कि मुझे एक वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, √7। मान लो वेक्टर क्या है, बी, जो आपको चाहिए उसको क्या मान लो, वेक्टर बी, है ना। तो वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर, है ना। क्या सही आ जा रहा है, अच्छा चेंज कर लो, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा था उसको, मैग्नीट्यूड 5 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैग्नीट्यूड 5 की जगह √7 की जगह 5 कर दो, है ना। तो सबसे पहला काम पता क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना, पहला काम। क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड कितना 5 है तो मोड भी कितना हो गया, बोलो 5। अगर मुझे वेक्टर चाहिए 5 यूनिट का, है ना, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5। अब बचा क्या, बी कैप, क्या निकालना है, बी कैप। बी कैप किधर होगा, वेक्टर बी की तरफ, और वेक्टर बी किधर है, ए की तरफ। समझ आ रही बात। तो एक डायरेक्शन में कितने यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, एक ही लिख सकते हो। किसी एक डायरेक्शन में कितने वेक्टर लिख सकते हो, इनफाइनाइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज करते जाएंगे। लेकिन एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, एक ही होगा। एक डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, एक। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन फिक्स कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सबका कितना होता है, 1। कोई भी यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वेक्टर भी क्या हो गया, सेम। समझ में आ रही बात। तो बी कैप इज इक्वल टू ए कैप। ए कैप कितना है भाई, आई प्लस 2j प्लस √2k डिवाइड बाई √7, खत्म। तो कभी भी आपको वेक्टर बोले ना निकालने के लिए कि 5 10 यूनिट, आप यूनिट को हटाओ, सबसे पहले फाइंड करो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। 5 चाहिए इंटू 5, 10 चाहिए इंटू 10, बात खत्म। समझ आ रही बात। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसमें बोलूँ 5 न्यूटन फोर्स दिखाओ एक्स की तरफ, तब क्या बोलेंगे, 5i फट से बोल दोगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 बोल दिया। एक्स की तरफ बोला मैंने, तो एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, तो क्या बोल दिया आपने, 5i। समझ आ रही बात। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, बता सकते हो? किसी प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, पक्का? प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, 2। कैसे आ गया, कैसे लेके दिखा। हाँ, अरे 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 कितना इमोशनल है, ये यूनिट वेक्टर, ये सब अलग अलग यूनिट वेक्टर्स हैं, कैसे भाई, है ना। मैथ में हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, फ्री वेक्टर्स के बारे में। फिजिक्स में अलग हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो वेक्टर हम पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर नहीं होते हैं, है ना, वो फिक्स होते हैं ना। और लोकेट बोलते हैं जिसको, कि एक लोकेटेड वेक्टर बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम होता है। जैसे मैथ में क्या है कि वेक्टर को आप फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हो पैरेलली, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है ना। अगर मैं वेक्टर को, अब टॉर्क निकालना हो, मैं वेक्टर को मूव कर दूंगा तो टॉर्क ही चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात, है ना। तो उसको फिक्स वेक्टर बोलते हैं, लोकेटेड वेक्टर बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन मैथ में इससे कोई लेना देना नहीं है लोकेशन। मैथ को कहीं भी लेके जा सकते हो वेक्टर को, टोटली फ्री, है ना। मैथ में ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ओके। तो पैरेलली ये जो सारे वेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो गए, यूनिट वेक्टर 2। वेक्टर बोलेगा तो इनफाइनाइट, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर वेक्टर बोलेगा तो इनफिनिट, यूनिट वेक्टर बोलेगा तो कितना, दो, दिस वन दिस वन। लाइन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होंगे, कितने होंगे? ये लाइन है, ऐसा ले लो ना लाइन, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितना चाहिए? इनफिनिट। समझ में आया क्या या नहीं आया? नहीं आया तो देखो, ये यूनिट वेक्टर मान लो, ये लाइन है, ये एक वेक्टर, डायरेक्शन चेंज करते जाओ, कितने आ जाएंगे? सब परपेंडिकुलर ही तो है, ये लो ना परपेंडिकुलर ही चल रहा है। ये एंगल ऑलवेज कितना रख रहा हूँ मैं, 90। कितने वेक्टर पॉसिबल है? इनफाइनाइट, है ना, कितने? इनफाइनाइट। सब बेसिक चीज़ लिख लो ना यार, लाइन वाला लिख लो, प्लेन वाला तो इजी रहता है। देयर आर इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स, देयर आर infinite perpendicular unit vectors are possible, and with respect to a line there are infinite perpendicular unit vectors are possible with respect to a line, with respect to a line, है ना। तो यूनिट वेक्टर बहुत काम का है। डन। हाँ, यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए। अब देखते हैं, चीज़ें समझते हैं, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कोलिनियर वेक्टर। हाँ, इसके बाद लिखिएगा कोलिनियर वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिनियर वेक्टर बहुत काम का है, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, या तो दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, है ना, दोनों को कोलिनियर मानते हैं, यानी एंगल या तो 0 है या 180 है, दोनों को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। डायरेक्शन सेम हो तो लाइक वेक्टर, अपोजिट हो तो अनलाइक वेक्टर, है ना। जैसे यहाँ पे बी और सी क्या है, लाइक वेक्टर है, ए और सी क्या है, अनलाइक वेक्टर है, बी और ए क्या है, अनलाइक वेक्टर है, बट है दोनों सारे के सारे क्या है, कोलिनियर है, नो डाउट, है ना, सारे के सारे क्या है, कोलिनियर। अगर डिफिनेशन की बात करूँ तो सीधा सा डिफिनेशन ये होता है कि किसी सपोर्ट लाइन, ये मान लो एक लाइन है, ये वेक्टर नहीं है, क्या है, एक लाइन है, ये लाइन क्या है, ये सॉरी ये क्या है, एक लाइन है, वेक्टर नहीं है। इस लाइन के पैरेलल जितने वेक्टर होंगे आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो मैं इधर ड्रा करूंगा तो वो भी पैरेलल, इधर ड्रा करूंगा तो वो भी पैरेलल। अरे ऐसा नो, अब इसका यूज नहीं है, यूज क्या हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। अगर ए पैरेलल टू बी है तो ए बराबर कितना होगा, बोलो, लेमडा बी। अभी डॉट कहां से, ए बराबर क्या होगा, लेमडा बी। ये काम का चीज है, क्योंकि ए और बी अगर पैरेलल है तो या तो डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा। अगर लेमडा पॉजिटिव, डायरेक्शन सेम, लेमडा नेगेटिव, डायरेक्शन अपोजिट। लेमडा कैन बी एनी रियल नंबर, लेमडा 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए का क्या है, बी से डबल है, डायरेक्शन सेम है। मैंने लेमडा 2 ले लिया तो ए बराबर कितना आ गया, 2b, मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड बी से क्या है, डबल है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अरे समझ में आ रही बात। तो ए कैन बी एनी रियल नंबर, ये काम का, ये वेरी 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 मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है, कोलिनियर है, तो ए बराबर लेमडा बी। सवालों में खूब यूज होगा, जम के यूज होगा एकदम ना, ए बराबर लेमडा बी, एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, बार बार बोलते रहो ए बराबर लेमडा बी, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ये काम का होता है, ये सब ड्राइंग वगैरह नहीं आने वाला, है ना। ये काम का ए बराबर लेमडा बी, ए बराबर लेमडा बी। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है ना, कि ये तो लिख दिया ए बराबर क्या होता है, लेमडा बी, है ना। अब बात करते हैं कंपोनेंट फॉर्म।
है ना, ऐसे नहीं, किसमें कंपोनेंट फॉर्म में। मान लो ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है ना। तो अगर a एंड b आर कोलिनियर तो a बराबर क्या होगा, लेमडा b, लिखो a बराबर लेमडा b, तो a1 i a2j प्लस a3k बराबर लेमडा b, b1 i प्लस b2j प्लस b3k। अब ध्यान रखना, दो वेक्टर को ऐड करना हो, कंपोनेंट फॉर्म बात कर रहा हूँ, किसमें कंपोनेंट, दो वेक्टर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, कंपोनेंट वाइज होता है हमेशा, कैसे होगा, कंपोनेंट वाइज। अगर ऐड करना हो तो a1 प्लस b1 ऐड होगा, a2 प्लस b2 होगा, a3 प्लस b3 होगा, डायरेक्शन वाइज ही ऐड कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला आपको, अपोजिट एक इधर है एक इधर है, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, है ना, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है ना। तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, पहली चीज। ये दो वेक्टर इक्वल कब होगा बताएंगे, इधर इधर बाद में लिख लेना रे, लिख लो देखना कॉमा छूट ना जाए। a और b बराबर कब होंगे बोलो, मैं कंपोनेंट में बात कर रहा हूँ भाई, उधर बात नहीं कर रहा, मैं कंपोनेंट बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली कंपोनेंट, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं ना, इसमें डायरेक्शन तभी इक्वल होगा, सेम होगा, जब रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, बात करेंगे अभी। तो ये दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे जब a1 बराबर क्या हो जाए b1, a2 बराबर क्या हो जाए b2, और a3 बराबर क्या हो जाए b3, तभी क्या बोलेंगे, वेक्टर्स आर इक्वल, वेक्टर्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो फिर से वही कहानी है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल। तो i का कोफिशिएंट कितना है इधर a1, उधर कितना है लेमडा b1, मतलब a1 बाई b1 कितना हो गया, लेमडा हो गया कि नहीं। सिमिलरली j का कोफिशिएंट इक्वल करो, a2 बराबर लेमडा b2 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे लेमडा बराबर a2 बाई b2 आ गया क्या, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई c3, ये तीनों बराबर अगर हो, अगर अगर रेशियो है, कहाँ गलत, अच्छा हाँ सही तो लिखा, अच्छा यहाँ पे है ना। तो अगर रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है तो क्या बोलते हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर कैसा है, पैरेलल है, लिख लो, ये काम का है, ये काम आएगा ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग में। वो लेमडा है ना, लेमडा अगर पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर, नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर। Find the value of lambda, find the value of lambda, find the value of lambda if vector A is equal to 2i minus 3j plus k and B equal to 8i plus lambda j plus 4k are parallel. माइनस 12 आ रहा है क्या, जल्दी करो, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर है ना, सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो 2/8 इज इक्वल टू
इक्वल टू 1/4। तो दिख रहा है यहाँ पे रेशियो 1/4, यहाँ भी 1/4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 1/4, मतलब -3 लेमडा इज इक्वल टू 1/4। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया -12, है ना। Then, ये दोनों वेक्टर्स लाइक है कि अनलाइक? एकदम पीट दूंगा एकदम। ये लेमडा कुछ और है, हर जगह लेमडा उसको एक ही लगता है, लाइक है ना, है ना। वेक्टर b बराबर क्या है 4a, है ना। वेक्टर b बराबर क्या है 4a, है ना। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो सेम आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि लेमडा की वैल्यू कितनी है -12, लेमडा कितना -12। अब देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो सेम आ रहा है ना। तो b बराबर क्या है 4a। ये लेमडा अलग हो गया, है ना, है ना। हाँ, तो दोनों को रिलेट मत करना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट, है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डन। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। दो वेक्टर है, मान लीजिए ये a और ये वेक्टर क्या हो गया b, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा, लिखिएगा मॉड a मॉड b कॉस थीटा, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। थीटा क्या हो सकता है, एलिमेंट ऑफ क्लोज 0 to पाई, है ना, क्लोज 0 to क्लोज पाई, है ना। डन। लिख लिए क्या, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट लिखिएगा a डॉट b बराबर b डॉट a, मतलब कॉम्यूटेटिव होता है, a डॉट b बराबर b डॉट a। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a डॉट a कितना होगा बोलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, एग्जैक्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसका इतना ही हो जाता है ना, देखने में छोटा लगता है। a डॉट a इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट लिखना a डॉट b प्लस सी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, क्या हो जाएगा ये a डॉट b प्लस a डॉट सी। नेक्स्ट फोर्थ वन, है ना, इफ थीटा इज एक्यूट, if
थीटा इज एक्यूट, ए डॉट बी क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे। तो थीटा अगर एक्यूट है तो कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव, है ना। तो लिख लीजिए थीटा इज एक्यूट देन ए डॉट बी इज पॉजिटिव, ए डॉट बी इज पॉजिटिव, ए डॉट इज बी इज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट लिखिएगा इफ थीटा इज 90 डिग्री, है ना, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, या उसी में लिखते जाओ, अलग से क्या लिखना उसी में लिख लो। इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, है ना, ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, है ना। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0 होता है ना, ऑलवेज कितना होगा 0, है ना, ऑलवेज 0। हाँ नेक्स्ट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन π/2 यानी कि ऑब्ट्यूज हो जाए तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इनइक्वालिटी वाले सवालों में जरूरत पड़ती है, तो सब अभी से एकदम फिट होना चाहिए। ए डॉट बी कितना हो गया नेगेटिव, है ना। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं? ए डॉट बी मैक्सिमम मॉड ए इंटू मॉड बी, एग्जैक्टली। मैक्सिमम कब होगा जब कॉस थीटा कितना हो जाए 1, और कब होगा भाई जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0, ये भी लिखो साथ में कि मैक्सिमम कितना होगा मॉड ए मॉड बी कब होगा तो जब थीटा 0 हो जाए। ए डॉट बी मिनिमम बोलो, एग्जैक्टली मिनिमम कब हो जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी, कब होगा जब थीटा कितना हो जाए पाई हो जाए, है ना। तो क्या ए डॉट बी का यहाँ से रेंज लिख सकते हैं क्या, माइनस मॉड ए मॉड बी से ए डॉट बी का वैल्यू मॉड ए मॉड बी तक, रेंज लिख लो, माइनस ए डॉट बी से माइनस मॉड ए मॉड बी से प्लस मॉड ए मॉड बी तक इसका रेंज होता है। देखो अगर दो वेक्टर्स पर लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखने का हम थोड़ा फास्ट, डन। अब इसमें देखो सवाल में कुछ बचा नहीं चैप्टर में, पता है एसटीपी हटा दिया, एसटीपी हटा दिया तो पूरा समझो कि चैप्टर का रौनक ही खत्म हो जाता है। 3 क्लास में खत्म हो जाएगा वेक्टर, बोलो ऐसे 15 क्लास चलता है, एसटीपी वीटीपी तीनों, उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, भरोसा नहीं उनका, है ना। क्योंकि अब एसटीपी हटा देंगे पूछेंगे क्या ना, आप वॉल्यूम पूछ सकते हो, है ना, पैरेललोपाइड टेट्राहेड्रल, इस पर ही सवाल अच्छे बनते हैं, आपने सब हटा दिया। तो आजकल नशे में रहते हैं, सिलेबस जब डिफाइन करते हैं, डन। अच्छा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या होगा 0, डॉट क्या होगा 0। लेकिन अगर वो ये बोलूं कि ए डॉट बी अगर 0 है, इसका मतलब क्या वेक्टर्स परपेंडिकुलर है? नहीं। क्या क्या रीजन होंगे वो लिखो, इंप्लाइज एग्जैक्टली वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, और ए परपेंडिकुलर टू बी। लेकिन हाँ ये बोले कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 100% वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। अदरवाइज कितने पॉसिबिलिटी है 3, तीनों लिखो। इफ ए डॉट बी 0 है तो 3 पॉसिबिलिटी है ना, या तो ए 0 हो सकता है, या बी 0 हो सकता है, या ए डॉट बी सॉरी या ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। 3 रीजन है ए डॉट बी 0 होने के, है ना, ए डॉट बी 0 होने के 3 रीजन हो गए। अच्छा ए डॉट बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लो ए डॉट सी, ध्यान समझना इधर, ए डॉट बी बराबर लिखा हुआ है ए डॉट सी, और मैंने लिख दिया यहाँ पे implies b equal to c, true या false, true या false, true या false, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो पहली बात तो आंसर गलत है, पहले समझिएगा। हाँ
अगर बोले b इक्वल टू सी इंप्लाइज दिस ट्रू, अगर b और c बराबर है तो ये होगा, लेकिन ये होगा तो b बराबर c होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं। तो क्या होगा भाई वो देखते हैं, है ना। इसलिए मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। अगर b और c बराबर है तो ये बराबर होगा 100%, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है तो b और c बराबर होंगे क्या, ऐसा श्योरिटी नहीं है। क्यों, क्या क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं। इस तरफ लेकर आओ, इसको खींच इधर लो, तो कर सकते हैं a डॉट b माइनस से बोलो इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। अब देखो तो फिर से क्या गया, ये a, इसको थोड़ी देर के मान लो d वेक्टर, तो a डॉट d कब 0 होता है, अभी लिखा ऊपर में, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो a 0 हो जाए या d 0 हो जाए। d 0 कब होगा भाई, b बराबर c पे, या a और d क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। समझ में आ रही बात। तो इन दोनों का इक्वल होने का एक रीजन सिर्फ ये नहीं है, 3 रीजन है। आपको कैसे पता कि यही रीजन, समझ आ रही बात। तो बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि इफ लिखना कैसे, इफ दिस इक्वल टू दिस देन ये 3 रीजन है, ना कि b इक्वल टू c एक रीजन है, 3 रीजन है इसका। डन, डन 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 डन, पक्का वाला डन, पक्का डन, नो डन, तो डन 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 डन, जल्दी डन करो। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, नेक्स्ट आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0। डन, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा एंगल ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, मॉड मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो जब भी एंगल निकालना हो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट, नेवर यूज क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ऑलवेज क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। कभी भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। डन। हाँ अब देखते हैं कि दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे कैसे, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो लिख लो a1 a2 a3 के का, और b वेक्टर दिया है b1i b2j b3 के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, a डॉट b, a डॉट b कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब i का i के साथ करेंगे तो 1, तो कितना हो गया a1 b1, i का j के साथ करेंगे तो 0, i का k के साथ 0, तो दूसरे के साथ तो कर ही नहीं सकते मल्टीप्लाई, मतलब क्या है सीधा सीधा खुद के साथ कर दे रहा है। तो i का i के साथ a1 b1 प्लस j का j के साथ a2 b2 प्लस k का k के साथ 3,
बी ये आ गया, है ना। ए डॉट बी बराबर A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। डन। हाँ, फाइंड A डॉट B, फाइंड A डॉट B। फोर आ रहा है पक्का। 6 माइनस 6 कैंसिल, 4 इंटू 1 कितना आ गया A डॉट B? 4 आ रहा है क्या? लास्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा। लास्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा। मॉड ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान A प्लस बी का मॉड A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। मॉड ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और आपको याद होगा मॉड ऑफ समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू A डॉट A होता है, लिखवाया था प्रॉपर्टी, याद है। हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसको थोड़े मान लो, पूरे को मान लो V वेक्टर, तो मॉड V का स्क्वायर क्या होगा? V इंटू V डॉट V। मॉड V का स्क्वायर क्या होगा? V डॉट V, मतलब V डॉट V, यही तो आएगा, V डॉट V। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो खैर डायरेक्ट आ जाता है, मॉड A स्क्वायर प्लस 2A डॉट B प्लस मॉड B स्क्वायर, क्योंकि A डॉट B और B डॉट A दोनों क्या होता है? सेम, है ना। जैसे ये तो याद रखना भी इजी है, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मैं ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, 2AB की जगह डॉट बीच में डालना है, A डॉट B डालना है, ठीक है। माइनस का भी लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट, फटाफट लिख लो, A माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, और A प्लस बी डॉट A माइनस B लिख लो, मॉड A स्क्वायर माइनस मॉड B स्क्वायर। देन अच्छा, अगर मॉड A प्लस बी बराबर मॉड A प्लस मॉड B हो गया, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, जीरो खींच के, ध्यान से देखो, टू साइड का लेंथ तीसरे के बराबर आ रहा है, वेक्टर कैसे हो गए? कोलिनियर। यार भी कैसे हो गए? पैरेलल हो गए, है ना। जनरली जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बनता है जनरली वो क्या होता है? दो साइड का सम तीसरे से हमेशा क्या आएगा? बड़ा या बराबर। दिस इज अलग से लिखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे ये ट्रायंगल है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो ये वेक्टर कितना हो गया? A प्लस B, ये आएगा ना। इसका मैग्नीट्यूड मॉड A, इसका मैग्नीट्यूड मॉड B, इसका मैग्नीट्यूड मॉड A प्लस B, तो वही तो लिखा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ का सम तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरे से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। बराबर कब होगा? जब तीनों पॉइंट कैसा हो जाए? कोलिनियर। जब तीनों पॉइंट कैसा हो? कोलिनियर, है ना। तो लिखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हेडिंग दे करके, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हेडिंग दे करके, है ना, कि मॉड ऑफ
ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी। और लिख लो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन थीटा इक्वल टू 0। सीधा लिख लो क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 कर दो ना, थीटा इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा 2 मॉड ए मॉड बी, थीटा इक्वल टू कितना कर दो 0 तो क्या बन जाएगा ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी cos 0 1 होता है। तो अब देखो तो अब ये देखो तो बन गया मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर बन गया क्या, अरे बन गया क्या, देखो ना मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। अब दोनों पॉजिटिव दोनों का रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, टेक अंडर रूट है ना बोथ साइड, क्या गया मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी है ना, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री है ना। एक और दूसरी प्रॉपर्टी क्या ट्रायंगल की कि दो का डिफरेंस, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से बड़ा होगा, तीसरे से क्या होगा बड़ा होगा, मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का मॉड लेना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। फिर से बराबर कब होगा, फिर से वही सेम कहानी आएगी है ना, जब एंगल कितना हो पाई, एंगल कितना हो जाए पाई, इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड कब करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन थीटा इक्वल टू पाई, मतलब अनलाइक वेक्टर, पैरेलल दोनों केस में आ रहा है, पैरेलल हो है ना, यहाँ भी पैरेलल है ना, इसके लिए यहाँ भी पैरेलल है इक्वलिटी होल्ड करने के लिए, बट एक जगह लाइक वेक्टर दूसरी जगह अनलाइक वेक्टर है ना। बस यहाँ तक थियरी पूरा कंप्लीट कर लिया, अगले क्लास में से प्रैक्टिस कर लेंगे है ना। अरे रुक जा, बहुत कुछ रह गया भाई है ना, तो स्टेप वगैरह हटा दिए तो बोला ना बहुत लंबा